हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने विकास के जितने भी क्षेत्र हैं या फिर विकास की जितनी अवस्थाएं हैं उन सबको डिस्कस कर लिया है। चाहे एडोलेसेंस हो, चाहे इन्फेंसी हो या फिर आपकी चाइल्डहुड, तो सारी की सारी स्टेजेस आपकी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। विकास के सिद्धांत किस आधार पर बनाए गए हैं, जैसे कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी ना किसी तरीके से बच्चों के शरीर में बदलाव होते रहते हैं जब तक वो बच्चे से वयस्क नहीं हो जाते हैं। तो किसी न किसी तरीके के बदलाव उनके जन्म पर्यंत तक लगे रहते हैं, जिसको हम ग्रोथ और डेवलपमेंट या फिर वृद्धि और विकास दोनों ही नाम से संबोधित करते हैं। अब ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये हर एक बच्चे में किसी ना किसी तरीके से बदलाव के रूप में दिखाई पड़ता है। मतलब जिस तरीके से एक स्टेज में है, दूसरी स्टेज में वो नहीं रह जाएंगे, मतलब किसी ना किसी तरीके का बदलाव हुआ उनके अंदर। तो उन्हीं बदलावों के आधार पर इन सिद्धांतों को बनाया गया है, इन सारे प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। और ये जो भी सिद्धांत हैं वो सारे हर एक क्षेत्र पर लागू होते हैं। मतलब वो फिजिकल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, चाहे मेंटल हो या फिर आपका इमोशनल हो, तो हर एक क्षेत्र पर ये जितने भी सिद्धांत हैं वो लागू होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल की, जो कि है चेंजेस। मतलब हम कह सकते हैं बदलाव का सिद्धांत। बदलाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस। इसमें क्या होता है, दो तरीके के बदलाव हैं जो बच्चे में पाए जाते हैं। वो कौन कौन सा है? एक तो है आपका क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। ये दो तरीके के बदलाव हैं जो बच्चे में पाए जाते हैं। बदलाव मतलब विकास के रूप में ये दो तरीके के बदलाव है पाए जाते हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्या हो गया, एक गुणात्मक बदलाव पाया जाता है और एक मात्रात्मक बदलाव पाया जाता है। गुणात्मक और मात्रात्मक, इस तरीके से दो तरीके के बदलाव है जो बच्चे में पाए जाते हैं। गुणात्मक मतलब जब गुणों में बदलाव आता है, मतलब ऐसा बदलाव जिसको कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम माप के बता नहीं सकते हैं। तो ऐसे जो गुण में बदलाव आते हैं वो गुणात्मक बदलाव है या फिर क्वालिटेटिव चेंज है। और ऐसे बदलाव जिनको हम मेजर कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं, उनको कहते हैं क्वांटिटेटिव चेंज या फिर मात्रात्मक बदलाव। तो जैसे क्वालिटेटिव की बात करें तो ये सारे ही सारे डोमेन्स के, मतलब चाहे फिजिकल हो, चाहे फिर आपका ये कॉग्निटिव है, मेंटल है, इमोशनल है, तो हर एक क्षेत्र में ये क्वालिटेटिव वाला अप्लाई होगा। लेकिन जो क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज सिर्फ और सिर्फ फिजिकल में दिखेगा। तो फिजिकल बदलाव को आपको पता है हम लोग ग्रोथ कहते हैं, इसलिए ग्रोथ में किस तरीके के चेंज होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा बदलाव का सिद्धांत है, जिसमें दो तरीके के बदलाव व्यक्ति में या बच्चे में पाए जाते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो चेंज है वो सब तरीके के क्षेत्रों पे अप्लाई होता है, सब तरीके के क्षेत्र में होता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में देखा जाता है, मतलब शारीरिक रूप में देखा जाता है। अब दूसरे बदलाव की बात करें तो दूसरा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूटी या फिर कह सकते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जीवन पर्यंत किसी ना किसी तरीके का बदलाव, अगर फिजिकल वाला हटा दे, फिजिकल चेंज भी बच्चे में होता है। या फिर जैसे हम कहते हैं कि एक मैच्योरिटी आने तक जो फिजिकल परिवर्तन है या फिर शारीरिक विकास है वो रुक जाता है। तो शारीरिक विकास जो पॉजिटिव सेंस में देखा जाए वो रुक जाता है। लेकिन मैच्योरिटी आने के बाद धीरे बच्चे में विकास, जो वृद्धि हुई होती है, उनका ह्रास होने लगता है। मतलब कि ह्रास मतलब जैसे कि जो उनकी सेल्स हुई हैं, तो सेल्स में तो लगातार चेंजेस हो ही रहे हैं, झुर्रियां आ गई या फिर बालों का कलर चेंज होना, तो ये सारी चीजें जो ह्रास के रूप में वृद्धि है वो तो होती रहती है, मतलब बदलाव तो हो ही रहा है। तो निरंतरता का सिद्धांत कहने का मतलब है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक क्षेत्र में किसी ना किसी तरीके से जो बदलाव हैं वो बच्चे में होते रहते हैं। तो कंटिन्यूअस और चेंजेस, ये मतलब ये दोनों ही तरीके का जो परिवर्तन है वो आपका लगभग सेम है। लेकिन निरंतरता का मतलब क्या हो गया, कंसेप्शन, मतलब भ्रूण से लेकर के वूम, कॉन्सेप्शन टू वूम, ठीक है, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर विकास बच्चे में होता रहता है। तो इसी निरंतर विकास होने के कारण ही इसको कंटिन्यूटी का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है। कंटिन्यूटी के अलावा एक आपका डिसकंटिन्यूटी भी आता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी आता है, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है तो यहीं से समझ लीजिए।
कंटिन्यूअस मतलब हो गया जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास बच्चे में होता है किसी ना किसी तरीके से। डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि हर एक बच्चे में जो बदलाव है वो दूसरी दूसरी तरीके से होता है। किसी में होगा जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जैसे हम बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब तो यही हो गया कि हर एक बच्चे का रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर होता है, हर एक बच्चे के इंटरेस्ट अलग होते हैं, हर एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अलग होता है, या फिर कोई बच्चा पहले चलना सीख जाता है, कोई बच्चा बाद में चलना सीखता है। तो निरंतरता का सिद्धांत मतलब हर एक बच्चे का विकास हो रहा है, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हो गया, हर एक बच्चे में विकास होगा लेकिन वो अलग अलग दर पे होगा, अलग अलग तरीके से होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो वो हो गया डिसकंटिन्यूटी प्रिंसिपल। लेकिन ये क्या है, निरंतरता में मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूटी मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता है। फिर दूसरा सिद्धांत है हमारा क्यूमुलेटिव या फिर संचयी। इसमें क्या है, एक एज में बच्चे में जो भी ग्रोथ या फिर जो भी विकास होगा, विकास वृद्धि यहाँ पे दोनों अप्लाई हो रही है, इसको ध्यान रखिएगा। एक एज में बच्चे में जो भी वृद्धि होगी वो आगे चल के दूसरे स्टेज में वो उसके अंदर स्टोर रहेगी, और उसी विकास के आधार पर उसका आगे का विकास होगा। मतलब विकास कैसा हो गया, संचयी विकास हो रहा है। एक स्टेज में जो उसने संचय किया वो जाकर के दूसरे स्टेज में संचयित है, और वही आगे चल के उसका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट, मतलब प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, एकीकृत, मतलब एकीकृत रूप से विकास होता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर शुरुआत में जब इन्फेंसी स्टेज में होता है तो वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी को मूव करता है, ठीक है। तो ये पहला डेवलपमेंट क्या होगी कि पूरी की पूरी बॉडी उसकी मूव कर रही है, वो अपने पूरे शरीर को एक साथ हिला सकता है या मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसका पूरी बॉडी का जो मूवमेंट है वो धीरे 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 कन्वर्ट होकर के क्या होता है, उसकी जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब एकीकृत रूप से हो रहा है, एक चीज में डेवलपमेंट, एक चीज का विकास हुआ, वही विकास दूसरे में किसी न किसी तरीके से हो रहा है, वो एकीकृत रूप से होता जा रहा है। मतलब कि कंप्लीट डेवलपमेंट हो रहा है, पहले पूरी कंप्लीट बॉडी में हुआ, फिर उससे छोटी छोटी चीजों में आर्म्स में हुआ, फिर जाकर के फिंगर्स में हुआ, तो एकीकृत रूप से हो रहा है। बाकी आप जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जितने भी तरीके के डोमेन्स हैं, जितने भी तरीके के क्षेत्र हैं विकास के, वो सारे के सारे एक साथ मिल करके चलते हैं। मतलब जब फिजिकल हो रहा है उस टाइम पे मेंटल भी हो रहा होता है, जब मेंटल हो रहा है उस टाइम पे आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी किसी ना किसी तरीके से हो रहा होता है। तो एकीकृत का सिद्धांत का मतलब यही हो गया कि जो सारे डोमेन्स हैं वो एक तरीके से एक सबसे जुड़े होते हैं। आप इंटीग्रेशन प्रिंसिपल को यहाँ पे, ये है आपका इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, ये दोनों भी आपका ये इंटीग्रेशन के जैसा ही है। अंतः संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं विकास के वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जब तक बच्चे की उम्र नहीं बढ़ेगी, उसको चलना नहीं आएगा, तब तक उसका ब्रेन भी उस हिसाब से डेवलप नहीं होगा। जब तक बच्चा इन्फेंसी से चाइल्डहुड में एंटर नहीं करता है तब तक वो समाज से इंटरेक्शन करना नहीं स्टार्ट करेगा, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज में तो वो अपनी सिर्फ माँ से ही उसका जो कॉन्वर्सेशन वगैरह या सोशलाइजेशन है वो सिर्फ माँ के साथ होता है। जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती है, चाइल्डहुड में जाता है, तब जाकर के उसका और सोशल डेवलपमेंट होता है। तो मतलब क्या हो गया, एक ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं, सारे के सारे जो क्षेत्र हैं विकास के, वो सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं। तो ये हो गया इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट, और ये सब साथ मिलकर के ही विकास की तरफ बढ़ते हैं। इस चीज को कहा जाता है इंटीग्रेशन या फिर एकीकृत विकास का सिद्धांत, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका सेल्फ रेगुलेटरी या फिर स्वनियामक। इसको दो तरीके से देखेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। मतलब कि मान लो इस पॉइंट से किसी बच्चे का विकास शुरू हुआ, ठीक है। अब ये एक ऐसे करके जाएगा, फिर ये ऐसे बढ़ेगा। मतलब ये एक तरीके से फिगर से समझिए, जैसे बच्चे में किसी तरीके मतलब इस पॉइंट से बच्चे में किसी तरीके का विकास आया। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे कुछ देर के लिए रुक गया, उसका विकास आगे नहीं बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा भी, तो वापस से आकर के सेम पॉइंट पर पहुंचेगा। ये यहाँ से यहाँ तक सेम पॉइंट पर पहुंचेगा और रुक जाएगा। लेकिन जब वापस से वो उसी पॉइंट पर आएगा तो उसका विकास का क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा। मतलब ये देखिए, पॉइंट तो सेम है, यहाँ पर
ये चीज इसने सीख ली, वही सीखी हुई चीज वो आगे भी अगर रुक भी गई बीच में, तब भी वो उसी क्षेत्र पर वापस आएगा, लेकिन और ज्यादा विकास के साथ वापस जाएगा। और ऐसे ही आप ये जो चक्र है वो पूरा चलता रहेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन में विकास नहीं हो रहा है कि बस ये विकास हो गया, अब इसमें और ज्यादा कोई चेंज नहीं आ सकता है। अब वो उसका प्रोग्रेसिव, जिस पॉइंट पे जितना विकास उसने किया था वही और ज्यादा प्रोग्रेसिव होकर के उस पॉइंट पे आएगा, लेकिन इस तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा, उसका विकास का क्षेत्र जो है उस पर वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चाहे चाहे आप कह दीजिए सेल्फ रेगुलेटरी, स्वनियामक सिद्धांत, चाहे कह दीजिए स्पाइरल डेवलपमेंट, दोनों ही बातें सेम है। स्वनियामक सिद्धांत में एक चीज और आती है कि सेल्फ रेगुलेटरी, मतलब कि बच्चा एक टाइम पे अपने जो इमोशंस होते हैं, अपने थॉट्स होते हैं, उनको देखना सीख जाता है। फिर जैसे जैसे मैच्योर होता है तो मैच्योरिटी के साथ वो अपने ही इमोशंस पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना, सेल्फ रेगुलेट करना सीख जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी जितने भी विकास के क्षेत्र हैं, जैसे उसका सक्सेस हो गया, सक्सेस रेट हो गया, या फिर किसी चीज को अचीव करने की चीज है, तो अगर उसको सेल्फ रेगुलेट करना आ गया, अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपनी एक्टिविटीज को, अपने बिहेवियर को, तो वो हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और बाकी सारे जो विकास के क्षेत्र में उसका और ज्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये है सेल्फ रेगुलेटरी या स्वनियामक सिद्धांत। नेक्स्ट बात करें यूनिफॉर्म पैटर्न की, तो ये आप सबको पता है, ये बहुत कॉमन सा प्रिंसिपल है कि हर एक बच्चे में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो तो डिफरेंट होता है, लेकिन टाइप ऑफ डेवलपमेंट है वो डिफरेंट नहीं होता है, जो विकास का प्रकार है। मतलब चाहे बच्चा अमेरिका में बैठा हो, चाहे इंडिया में बैठा हो, चाहे पूरे ही वर्ल्ड के किसी भी देश में बैठा हो, जो पैटर्न है उसके डेवलपमेंट का, विकास का, वो सबके साथ सेम है होगा। हर एक बच्चा पहले बैठना ही सीखेगा, बैठने के बाद हर एक बच्चा चलना ही सीखेगा, या फिर स्टैंडिंग, सबसे पहले बैठना, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, और चलने के बाद ही दौड़ना सीखेगा। तो मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न एक फॉलो कर रहा है बच्चा, ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न, तो फिर ये क्या हो गया कि मतलब हर एक बच्चे में जो स्पीड है, एक्सटेंट या फिर इंटेंसिटी वो अलग हो सकती है, लेकिन हर एक बच्चे में जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। किस चीज का, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, मतलब प्रकार जो विकास का है, बैठना, ये सारी चीजें करना, लिखना। कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी सीख जाएंगे, कुछ बच्चे थोड़ा देर से सीखेंगे, लेकिन उस स्टेज में उतना बच्चा सीख ही जाएगा। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, अब यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर एक बच्चे में जो विकास का प्रकार है वो तो सेम तरीके से हो रहा है, लेकिन हर एक बच्चे की जो विकास का तरीका, एक्सटेंट है, मतलब किस हद तक वो लिखना सीख जाएगा, किस हद तक उसकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, या फिर किस हद तक वो अपनी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, तो ये चीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होती है। मतलब कि हर एक बच्चे की जो इंटरेस्ट ले लीजिए आप, इंटरेस्ट ले लीजिए, या फिर एकेडमिक देख लीजिए, या फिर स्पोर्ट्स में देख लीजिए, तो हर एक बच्चा अलग अलग चीज में ही एक्सपर्ट या अलग अलग चीज में ही परफेक्ट हो सकता है। तो ये किस वजह से होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से होता है। तो मतलब ये विकास का जो ये सिद्धांत है वो ये कहता है कि भले ही हर एक बच्चे का तरीका, जो पैटर्न है विकास का, वो सेम होता है, लेकिन हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि उसकी अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग मेंटल डेवलपमेंट हुआ रहता है, अलग अलग सोशल डेवलपमेंट हुआ रहता है, अलग तरीके से वो सोचता है। इस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर डिफरेंसेस, लिंग भेद, ये क्या है, बॉयज में और गर्ल्स में, दोनों में जो पैटर्न है डेवलपमेंट का वो तो सेम होता है, लेकिन जो टाइमिंग है, मतलब उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए, तो उम्र के हिसाब से दोनों में जो बदलाव होगा, विकास होगा, वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे जो प्री एडोलेसेंस पीरियड होता है, मतलब शुरुआती किशोरावस्था का समय होता है, उस टाइम में लड़कियों का जो चेंज है, डेवलपमेंट है, वो फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। लेकिन जब एंड ऑफ एडोलेसेंस आती है, एडोलेसेंस की लगभग खत्म होने की उम्र आती है 18-19 साल में, जब देखें तब लड़के जो है वो लड़कियों को भी पार कर जाते हैं इन हाइट एंड वेट। उनका हाइट, और मतलब फिजिकल में ये चीज मानी जाती है, मैच्योरिटी उनमें गर्ल्स में पहले आ जाती है, बॉयज में बाद में आती है। मतलब विकास जो है वो जेंडर आधारित होता है, लिंग भेद फिजिकल सिर्फ शारीरिक रूप में, कि जो गर्ल्स हैं उनका हाइट वेट प्री एडोलेसेंस में ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही एंड ऑफ एडोलेसेंस आएगा, लड़कियां, जो लड़के हैं वो लड़कियों के कंपैरिजन में ज्यादा हाइट और वेट गेन कर लेते हैं।
तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ जेंडर डिफरेंसेस। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी, मतलब अपरिवर्तनीय है। कोई बच्चा है वो अगर एक स्टेज में उसकी हाइट जल्दी बढ़ रही है तो दूसरे स्टेज में भी उसकी हाइट जल्दी ही बढ़ेगी, और थर्ड स्टेज में जाकर के भी उसकी हाइट जल्दी ही बढ़ेगी। मतलब एक बार उसने अगर पैटर्न फॉलो कर लिया जल्दी मतलब फास्टर ग्रोथ का या फास्टर डेवलपमेंट का, तो बाकी सारी स्टेजेस में जब हम देखेंगे तो उसका हर चीज में फास्टर ग्रोथ या फास्टर डेवलपमेंट ही होगा। मतलब कंसिस्टेंट रहता है। अगर एक स्टेज में फास्टर है तो दूसरे में भी फास्टर ही देखने को मिलेगा डेवलपमेंट और ग्रोथ। अगर एक स्टेज में स्लो है तो बाकी सारी स्टेजेस में भी स्लो ही देखने को मिलेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है हमारा फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, या फिर इसको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं, दिशा का सिद्धांत भी कहते हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंटल मतलब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर जब स्टडी की तो उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि बच्चे का जो बढ़ने का पैटर्न है वो कैसा होता है। तो उसके आधार आधार पे उन्होंने बताया कि बच्चे का जो पैटर्न है बढ़ने का, डेवलपमेंट का, वो दो तरीके से होता है। पहला होता है सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, या सिफेलोकॉर्डल आप डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन। तो इस तरीके से इन दो तरीके के डायरेक्शंस में मतलब जो डेवलपमेंट है वो ये दो पैटर्न फॉलो करता है। पहला सिफेलोकॉर्डल पैटर्न और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न। अगर हिंदी में कहें तो मस्तक अधोमुखी पैटर्न सिफेलोकॉर्डल हो गया और दिशा अधोमुखी प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न हो गया। जो सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन होती है या फिर मस्तक अधोमुखी डायरेक्शन होती है उसमें जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होता है, सिर से लेकर के पैर तक। और जो आपका ये वाला है प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब कि जो दिशा अभिमुख होता है उसमें किस तरीके से होता है, सेंटर से लेकर के बाहर की तरफ, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो होता है। मतलब कि सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में सर से लेकर के पैर तक होगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन में सेंटर से लेकर के एक्सट्रीमिटीज मतलब बाहर की तरफ होगा। तो इस तरीके का पैटर्न फॉलो होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है डेवलपमेंट का। हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चा सीखेगा। मतलब पहले वो अपने सर को कंट्रोल करना सीखता है, सर को कंट्रोल करने के बाद गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है, गर्दन के बाद जो नीचे का पोर्शन है उनको कंट्रोल करना सीखता है, और बिल्कुल लास्ट में जाकर के पैरों पर अपना कोऑर्डिनेशन हासिल कर पाता है। तो मतलब हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि बच्चे का एक एक पार्ट जो है वो किस तरीके से उस पर बैलेंस करना सीख पाएगा, प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या हो गया, सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन या फिर प्रेडिक्टल पैटर्न होता है इसका विकास का। इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट आपका हो गया। ये जो है इसमें मैचुरेशन और लर्निंग अलग से आपका पूछा गया है, इस वजह से मैचुरेशन और लर्निंग को अभी अच्छे से समझते हैं। अभी ये लास्ट वाला सिद्धांत क्या हो गया, जनरल टू स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर। सबसे पहले बच्चा अपना पूरा हाथ का मूवमेंट करना सीखता है और धीरे धीरे जाकर के अपने आर्म्स को कंट्रोल करना सीखता है, और उसके बाद और आगे जाकर के चीजों को होल्ड करना या फिर चीजों को पकड़ना सीखता है। मतलब जनरल डेवलपमेंट क्या था कि पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। स्पेसिफिक डेवलपमेंट क्या हुआ कि अब वो चीजों को मतलब उंगलियों का यूज करके लिखना भी जान रहा है और चीजों को पकड़ना भी जान रहा है। पहले उसका सिर्फ पूरी बॉडी पर एक साथ कंट्रोल था, अब उसका पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उन पे भी उसका कंट्रोल हो गया है। तो मतलब जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब ये जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, इसमें अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो विकास होता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, मैच्योरेशन और लर्निंग। मैच्योरेशन मतलब जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है वो मैच्योरिटी पर या बायोलॉजिकली डिपेंडेंट होता है, और जो लर्निंग उसने अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से जो चीजें सीखी हैं उन पर आधारित होता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही निकल करके आता है जिसको हम कहते हैं कि बच्चे का विकास हुआ। अगर बच्चे का विकास हुआ इसका मतलब वो क्या है, मैच्योरेशन और लर्निंग इन दोनों चीजों को मिला करके ही उसका विकास हुआ है। तो जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरेशन और लर्निंग इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो ये हो गया आपका। अब अलग से समझते हैं कि मैच्योरेशन और लर्निंग ये क्या होता है। अब बात करते हैं मैच्योरेशन और लर्निंग की। मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता और लर्निंग मतलब अधिगम।
जो परिपक्वता है उम्र के साथ बच्चे में आ जाती है, विद एज बच्चे में अपने आप ही आ जाती है धीरे धीरे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो मैच्योरेशन है वो हेरिडिटी डिपेंडेंट होती है, आनुवंशिकता पर आधारित होती है, और जो अधिगम है वो इन्वायरमेंट पर आधारित होता है, मतलब पर्यावरण पर आधारित होता है। जो मैच्योरेशन है वो उम्र के साथ व्यक्ति में अपने आप ही आने लगती है, और जो अधिगम है वो बच्चे को अपने आप अर्जित करना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। बिना उस चीज को अर्जित किए बच्चे में किसी भी तरीके का अधिगम या फिर लर्निंग चेंजेस नहीं दिखाई पड़ सकते हैं। मैच्योरेशन के फलस्वरूप जो भी बदलाव आते हैं बच्चे में वो कैसे होते हैं, फिजिकल होते हैं। और लर्निंग अधिगम के फलस्वरूप जो बदलाव आते हैं बच्चे में वो कैसे होते हैं, वो व्यवहार पर निर्भर करते हैं। मतलब उनमें जो भी बदलाव आएगा वो व्यवहार से रिलेटेड होगा, उनका सोशल डेवलपमेंट होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीजें किससे आएंगी, बिहेवियरल या मेंटल या सोशल इमोशनल कंट्रोल, ये सारी चीजें किसकी वजह से आती है, लर्निंग की वजह से, अधिगम की वजह से आती हैं। ठीक है। मैच्योरेशन में आपका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसका मैंने हिंदी में सर्च किया, मुझे कहीं मिला नहीं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। जो मैच्योरेशन में एक फंक्शन आता है फाइलोजेनेटिक फंक्शन, और लर्निंग में एक फंक्शन आता है जिसको बोलते हैं ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फाइलोजेनेटिक फंक्शन होते हैं वो उम्र के साथ बच्चे में अपने आप से आ जाते हैं, और जो ऑन्टोजेनिक फंक्शंस होते हैं वो बच्चे को इन्वायरमेंट से, वो जिस भी जगह पे रह रहा है, उसके आसपास के जो समाज में लोग हैं, जो उसके एल्डर्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, उन सब से वो देखते देखते सीखता है। तो उसकी वजह से जो फंक्शन, जो क्रियाएं बच्चे के बदलाव में, व्यवहार के बदलाव में आती हैं, तो उन क्रियाओं को कहाँ से अर्जित किया जा सकता है, बच्चे एनवायरनमेंट से अर्जित करते हैं। और ये आता किसमें, ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन, ये आता है आपका लर्निंग में। ठीक है। अब उम्र के साथ ही बच्चे में मैच्योरेशन आ जाती है, उसको अर्जित नहीं करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, बच्चे को सीखना नहीं पड़ता है। जैसे ही उसकी इन्फेंसी स्टेज आती है, इन्फेंसी से वो चाइल्डहुड में जाता है, वो क्रीपिंग, क्रॉलिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सारी चीजें अपने आप ही सीख जाता है धीरे धीरे, अपने आप ही। क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, ये जो मैच्योरेशन की बात हुई वो फिजिकल हो गया। तो उसकी बॉडी में जो अंदर की बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, या फिर जो उसका पूरा नर्वस सिस्टम वगैरह है, इन सब में जो कोऑर्डिनेशन है वो तो ऑटोमेटिक उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, तो वो अपने आप ही सीख रहा है। तो एज के साथ वो क्रीपिंग क्रॉलिंग तो सीख ही जाएगा। लेकिन बच्चे को अगर स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग उसको जन्म से या फिर जीन्स से या फिर आनुवंशिकता से नहीं मिल सकती है, उसको सीख करके ही स्विमिंग सिखाई जा सकती है। तो मतलब कोई भी चीज अगर अर्जित की जाती है, सीख करके पाई जाती है, तो वो हो गया लर्निंग में। और जो चीज हेरिडिटी, आनुवंशिकता या जीन्स वगैरह से अपने आप ही आ जाए हमारे अंदर, तो वो क्या हुआ, वो होता है मैच्योरेशन या फिर परिपक्वता। इन पे एज, जो मैच्योरेशन है या फिर जो फाइलोजेनेटिक फंक्शन होते हैं वो एज लिमिटेड होते हैं। एक एज के बाद फाइलोजेनेटिक फंक्शंस बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी आने के बाद रुक जाती है ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो जो फाइलोजेनेटिक फंक्शन है या फिर जो मैच्योरेशन है उनकी एज लिमिट होती है, लेकिन जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कि डेवलपमेंट होती है वैसे ही लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरी लाइफ बच्चे में किसी ना किसी तरीके का विकास होता ही रहता है। जो मैच्योरेशन है वो सिमिलैरिटीज की को इन्फ्लुएंस करती है। सिमिलैरिटीज मतलब एक किसी भी कंट्री का बच्चा हो, वो बैठना भी सीख जाएगा, चलना भी सीख जाएगा। मतलब आप 1% केस हटा दीजिए तो वो चलना भी सीख जाएगा, बैठना भी सीख जाएगा, और दौड़ना भी सीख जाएगा। तो ये सारी चीजें सिमिलैरिटीज, हर एक बच्चे को ये चीजें आती हैं। लेकिन कुछ बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन पाए जाते हैं, किसी का जो एप्टीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, किसी की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। सॉरी, किसी भी, कुछ बच्चे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत ज्यादा, मतलब अच्छा स्कोर करते हैं या फिर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। तो जो मैच्योरेशन है, परिपक्वता है, तो या फिर जो फाइलोजेनेटिक फंक्शन है, जो फाइलोजेनेटिक फंक्शन है, ये तो हर एक बच्चे में सिमिलर होंगे, मतलब हर एक बच्चे को वो चीज आती है, उनमें कोई किसी तरीके का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो लर्निंग वाली चीज है, जो ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन है, उनको अर्जित किया जाता है। अब हर एक बच्चा सेम चीज तो अर्जित करता नहीं है, इसी वजह से विभेदीकरण इसमें देखा जाता है, जो ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन है। या फिर बच्चे की लर्निंग अगर डिफरेंट है, तो लर्निंग मतलब क्या हो गया, जो भी अनुभव है या फिर जो प्रैक्टिस है।
एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन दोनों से मिल करके ही ये लर्निंग बनती है। तो हर एक बच्चे के एक्सपीरियंस भी अलग होते हैं, हर एक बच्चे की प्रैक्टिस भी अलग होती है। कोई कम किसी चीज़ की अगर वो पाना चाहता है तो उसकी प्रैक्टिस कम कर रहा है कि ज़्यादा कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो लर्निंग हो चाहे ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन हो, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशंस इसी वजह से होते हैं क्योंकि हर एक बच्चे का अनुभव अलग है और हर एक बच्चे की जो प्रैक्टिस करने की इंटेंसिटी है या फिर जो एक्सटेंट है वो अलग अलग होता है। तो ये था आपका परिपक्वता और लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डेवलपमेंटल टास्क डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।